गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंत। इस टॉपिक के अंतर्गत आज जो वन लाइनर क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या मैचिंग करने के लिए कोई क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कल हमने इसी टॉपिक को देखा था, बहुत ज़्यादा डिस्कस करा था हमने इसको, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हम इसमें देख लेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है कि इसके नोट्स भी बनाते हुए चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको तभी ये हेल्प करेंगे। आप वीडियो भी सुनेंगे, साथ ही साथ नोट्स भी बनाएंगे, और जब उनको रिविज़न करेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो हम देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि दो ध्रुवीयता का अंत कब से माना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दो ध्रुवीयता चली आ रही थी उसका अंत कब से माना जाता है। तो वो माना जाता है यूएसएसआर के विघटन से। ठीक है, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, कब? 25 दिसंबर 1991 को। तो इसी दिन से क्या माना जाता है कि शीत युद्ध भी समाप्त हो गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी छोटी छोटी दो दो नंबर की टिप्पणी लिखने के भी आ जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि शीत युद्ध का अंत और दो ध्रुवीयता का जो अंत है वो यूएसएसआर के विघटन से माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो ध्रुवीयता के अंत के बाद कौन सी महाशक्ति बनकर उभरा। जब दो ध्रुवीयता यानी जब यूएसएसआर और यूएसए जो दो ध्रुव थे, जब इस ध्रुव का अंत हो गया था, तो अब एकमात्र शक्ति कौन रहा? तो वो था केवल अमेरिका। ठीक है, अब विश्व में केवल एक ही महाशक्ति बची, वो थी अमेरिका। नेक्स्ट है, वार्सा संधि किस वर्ष हुई थी? जो वार्सा संधि थी वो हुई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो जो अंतिम राष्ट्रपति थे यूएसएसआर के वो थे मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो था 1985 से लेकर 91 तक। ठीक है, 1991 तक, क्योंकि ये इसलिए सोवियत संघ के आखिरी अंतिम जो राष्ट्रपति रहे इसलिए रहे क्योंकि इसके बाद तो यूएसएसआर का विघटन हो गया था। ठीक है, तो जब तक यूएसएसआर था उसके जो अंतिम राष्ट्रपति रहे वो कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल था वो था 1985 से और 91 तक। चलिए, यहीं पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। जो रूसी क्रांति थी, इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे क्या कहा जाता है? समाजवादी क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि रूस में जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, वो समाजवाद को स्थापित करने के लिए की गई थी, और ये क्रांति हुई थी 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो यूएसएसआर, खासकर रूस में अगर आप देखेंगे, जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे, और यही क्या थे? रूसी क्रांति के, जो अभी हमने पढ़ा, रूसी क्रांति के क्या थे? नेता थे। ठीक है, यही संगठन के क्या थे? नेता थे। इन्हीं के अंडर रूसी क्रांति हुई थी, और पहली बार रूस में और पूरे विश्व में मजदूरों के, पूरे विश्व में पहली ऐसी घटना थी कि जब मजदूरों का शासन क्या हुआ था? रूस में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? लेनिन थे। नेक्स्ट है, रूसी संसद ने यूएसएसआर से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। ठीक है, जो रूस है, जो रूसी संसद थी, उसने अपने आप को कब, जो यूएसएसआर संगठन था, जो समाजवादी सोवियत संघ था, उसने अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की थी? तो उसने स्वतंत्रता घोषित कर दी थी 1990 में। अगर आप देखेंगे तो जो यूएसएसआर संगठन था, संघ था, उसने क्या करा, उसमें बहुत सारे देश 1990 में ही क्या हो गए थे, इस संगठन से अलग हो गए थे। लेकिन जो औपचारिक रूप से यूएसएसआर का पूरा विघटन हुआ था
वो हुआ था 25 दिसंबर 1991 को। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्टिक राज्य में कौन कौन से देश आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, जो बाल्टिक राज्य हैं या इनको बाल्टिक स्टेट भी कहते हैं और बाल्टिक कंट्री भी कहा जाता है। तो ये जो देश है इसमें 3 देश आते हैं। कौन कौन से? एक है एस्टोनिया, दूसरा है लाटविया और तीसरा है लिथुआनिया। ठीक है, तो ये तीनों देश जो आते हैं वो बाल्टिक स्टेट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बाल्टिक राज्य हैं, बाल्टिक राज्य के देश किस वर्ष नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सैन्य संगठन था अमेरिका का। ठीक है, जो पश्चिमी गुट था जिसका नेता था अमेरिका, उसका एक संगठन, सैन्य संगठन क्या था? नाटो था। तो ये जो बाल्टिक राज्य हैं, क्वेश्चन क्या है, जो ये बाल्टिक राज्य हैं कौन कौन से थे अभी देखें, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये तीनों जो बाल्टिक राज्य हैं ये किस वर्ष नाटो में सम्मिलित हुए? ठीक है, इस सैन्य संगठन में सम्मिलित हुए। तो ये तीनों के तीनों हुए थे 2004 में नाटो में सम्मिलित हुए थे। चलिए अब यहीं पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में यूएसएसआर की सीट, ठीक है, जब यूएनओ में सीट दी जा रही थी स्थायी सदस्य की यूएसएसआर के सदस्यों में से, तो अब वो सीट किसे मिलेगी इस पर ज़्यादा बहस छिड़ी थी। ठीक है, तो आप सब जैसे जानते हैं कि जो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी था वो कौन था? रूस था। तो इसीलिए यूएनओ में जो स्थायी सदस्य की सीट मिली वो किसे मिली? रशिया को मिली, रूस को मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉक थेरेपी। कल भी हमने देखी थी अच्छे से क्या क्या इसकी विशेषताएं रहीं, क्या परिणाम रही और ये सफल रहा या असफल रहा, ये कल हमने सारा डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो शॉक थेरेपी है और इसको क्या कहा जाता है? आघात पहुँचाकर उपचार करना। ठीक है, पहले क्या किया गया? यहाँ पर निजीकरण किया गया और कहा गया कि हम निजीकरण करके आपका क्या कर रहे हैं? उपचार कर रहे हैं। तो जो ये शॉक थेरेपी है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अब। शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना मॉडल किसने दिया था? ठीक है, ये जो मॉडल था ये किसने दिया था? तो ये मॉडल दिया था वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इन्होंने ये थेरेपी दी कि आप किस प्रकार से समाजवादी या साम्यवादी प्रणाली से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ोगे। यही क्या थी? शॉक थेरेपी थी और ये पूरी तरीके से क्या रही थी? असफल रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत रूस को 90% उद्योगों को निजी हाथों में दे दिया गया? ठीक है, किसके अंतर्गत जो रूस के 90% उद्योग थे उनको निजी हाथों में यानी उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया गया? तो वो क्या था? शॉक थेरेपी थी। ठीक है, हमने कल भी देखी थी इसको, उस वीडियो से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था? 90% उद्योगों के रूस को निजी हाथों में दे दिया गया था। नेक्स्ट है रूसी मुद्रा कौन सी है? तो जो रूसी मुद्रा है वो कौन सी है? रूबल। ठीक है, ये जो नंबर क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जाता है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका क्रम। आपके पास कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आ जाएंगी और कहेंगे कि इसके क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको वो घटनाएं कब घटित हुई थी उस हिसाब से उनको क्रम में लगाना होता है। ठीक है, चलिए कुछ घटनाएं हैं जैसे रूसी क्रांति। ठीक है, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अफ़गान संकट। जो अफ़गान संकट हुआ था वो हुआ था 1979 में यानी 1979 में। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार का गिरना। ठीक है, एक तो आता है क्वेश्चन कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी? वो बनी थी 1961 में।
और दूसरा पूछा जाता है कि बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, यानी कब उसे गिरा दिया गया था। तो वो गिराया गया था 1989 में, 1989 में, ठीक है। 28 साल तक बर्लिन की दीवार वैसी ही खड़ी थी। और कब गिरी? 1989 में। और इसी के बाद जो जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी में ही बर्लिन की दीवार बनी थी, तो जर्मनी का इसके बाद 1990 में एकीकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। जो यूएसएसआर था, इसका विघटन कब हुआ? तो इसका विघटन कब हुआ था? 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट है बाल्टिक गणराज्यों द्वारा नाटो की सदस्यता कब ली गई, ठीक है। अभी हमने देखे थे जो बाल्टिक स्टेट थे, बाल्टिक राज्य थे, कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इन्होंने नाटो की सदस्यता कब ली थी? 2004 में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही क्रम में है। पहले रूसी क्रांति, फिर अफगान संकट, फिर बर्लिन की दीवार का गिरना, फिर सोवियत संघ का विघटन और फिर बाल्टिक राज्यों द्वारा नाटो की सदस्यता, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे ऐसे और भी कई घटनाएं दे सकते हैं, जैसे बर्लिन की दीवार दे सकते हैं, जर्मनी का एकीकरण दे सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से उसको व्यवस्थित करेंगे। चलिए नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। अब आपको इसमें क्या होगा कि आपको मैच करने हैं। एक तरफ आपको दिए जाएंगे कि कौन किससे मैच करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है मिखाइल गोर्बाचेव। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं, इन्होंने क्या करा था? यूएसएसआर में सुधारों की शुरुआत करी थी, ठीक है। कौन कौन से सुधार? राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की इन्होंने क्या करी थी? शुरुआत करी थी, ठीक है। तो आप मिलाएंगे मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी क्या थी? एक आर्थिक मॉडल था ये, ठीक है। इकोनॉमी के लिए आया था, एक आर्थिक मॉडल था। नेक्स्ट रूस। अब रूस दे दिया गया है, तो आप उसको किससे मिलाएंगे? जब आपके पास ऑप्शन भी दिए होंगे मैच करने के लिए, तो ये क्या था? यूएसएसआर का क्या था? उत्तराधिकारी था, ठीक है। यूएसएसआर का क्या था? उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है बोरिस येल्तसिन, ठीक है। जो बोरिस येल्तसिन थे वो रूस के पहले राष्ट्रपति थे। अब रूस के पहले राष्ट्रपति किस प्रकार से? जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था 1991 में, तो उसके बाद, ठीक है, पहले तो सोवियत संघ पूरा था, यूएसएसआर, तो उसके प्रमुख, उसके राष्ट्रपति बनते थे। लेकिन जब रूस अलग हो गया तो उसके पहले राष्ट्रपति बने थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है वार्सा पैक्ट यानी समझौता, ठीक है। वार्सा समझौता तो क्या था? एक सैन्य समझौता था। और कब हुआ था? 1955 में हुआ था, ठीक है। और जो पूर्वी गठबंधन था यानी यूएसएसआर था, ये इसका एक सैन्य समझौता था। नेक्स्ट है यूएसएसआर यानी जो सोवियत प्रणाली थी वो किस विचारधारा पर आधारित थी, ठीक है। किस विचारधारा पर आधारित थी? समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। और ये समाजवादी विचारधारा कब स्थापित हुई थी? रूसी क्रांति 1917 के बाद स्थापित हुई थी। इसी समाजवाद को स्थापित करने के लिए रूसी क्रांति हुई थी। और रूसी क्रांति ने क्या किया था? पूंजीपति जो व्यवस्था थी, जो वहाँ पे जमींदार और सामंत व्यवस्था थी, जिससे लोगों का शोषण किया जाता था, उस व्यवस्था को क्या किया? समाप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रमुख कौन कौन से शब्दों से सुधार की शुरुआत की? यानी जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने ऐसे कौन कौन से शब्द या विचार दिए जिससे लोगों को लगा कि वो सुधार करना चाहते हैं? तो उन्होंने 2 शब्द दिए। एक था पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब होता है, ये रशियन वर्ड है, पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब होता है पुनर्रचना यानी पुनर्निर्माण। और दूसरा था ग्लासनोस्त यानी खुलापन, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इन शब्दों का मतलब क्या था। जैसे उन्होंने पहला शब्द दिया पुनर्रचना का यानी पुनर्निर्माण का, तो उन्होंने कहा कि जैसे यूएसएसआर में इतने सारे गणराज्य एक साथ मिले हुए हैं, तो ये अपनी पुनर्रचना फिर से कर सकते हैं, ठीक है। जिस रूप में भी अपने आप को देखना चाहते हैं वो उस हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि खुलेपन,
ठीक है। जो खुलेपन की नीति अपनाई, इससे था मतलब कि आप अपने विचारों को पूरी तरीके से रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो अब इस समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, किस व्यवस्था को? लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसएसआर के विघटन के बाद उसके राजनीतिक उत्तराधिकारी रूस ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया? ठीक है, जब आपने देखा कि जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, इसका जब विघटन हो गया तो अब इसका उत्तराधिकारी कौन बना? रूस बना। ठीक है, तो इस रूस में जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था अब उसने किस अर्थव्यवस्था को अपनाया? ठीक है, उसका जो देश है वो अब किस अर्थव्यवस्था को, किस इकोनॉमी को अपनाएगा? ठीक है, तो उसने अपनाया उदारवादी अर्थव्यवस्था को। अब आप देखिए, अगर आपके पास आ जाए कि जो उदारवादी अर्थव्यवस्था है इसको अपने शब्दों में लिखिए या आप इससे क्या समझते हैं। तो जो उदारवादी अर्थव्यवस्था है आप उसमें कैसे लिखेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे कि जो उदारवादी अर्थव्यवस्था होती है इसके अंतर्गत क्या होता है, जो बाजार होता है ना वो मुक्त व्यवस्था पर चलता है। ठीक है, मुक्त प्रतिस्पर्धा होती है, यानी जो उसके उद्यमी होते हैं, व्यापारी होते हैं, ये अपने आप जो रेट या जो मूल्य होते हैं उनका निर्धारण करते हैं। ठीक है, राज्य इसमें बहुत कम हस्तक्षेप करता है, किसी किसी कंडीशन में राज्य हस्तक्षेप करता है, वरना राज्य क्या करता है, ना के बराबर हस्तक्षेप करता है। साथ ही साथ जो उदारवादी अर्थव्यवस्था होती है वो क्या चाहते हैं कि जो उनके संबंध हों, ठीक है, पूरे जो देश हैं विश्व में, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे से बहुत अच्छे हों, ताकि उनके जो प्रोडक्ट, उनके जो सामान है वो कहाँ तक पहुँचे, सारे देशों के साथ पहुँचे, देशों में पहुँचे और उनको क्या मिले, उससे अधिक लाभ प्राप्त हो। चलिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप देखिए कि जैसे पेट्रोल, जैसे भारत है तो भारत जब जनता को पेट्रोल मिलता है तो जो पेट्रोल का मूल्य निर्धारण किया जाता है तो वो सरकार द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार, ठीक है, सेंटर द्वारा तय किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी पेट्रोल पंप अपनी मर्जी से क्या कर देगा, अलग अलग मूल्य तय कर देगा उसके, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप छोटे जगह में जाएंगे, जैसे आप सब्जी मंडी में चले गए तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग रेट मिलेंगे, यानी जो विक्रेता हैं वो अपने हिसाब से वहाँ पे थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, रेट रख सकते हैं। तो ये किस प्रकार की व्यवस्था है, एक उदारवादी अर्थव्यवस्था है, जिसके हिसाब से वो क्या करेंगे, अपना लाभ उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये कैसी व्यवस्था होती है, उदारवादी अर्थव्यवस्था होती है। और जो ये व्यवस्था है आपको देखने को मिलेगी अमेरिका जैसे देशों में। ठीक है, अमेरिका इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इसी अर्थव्यवस्था को किसने अपनाया, रूस ने अपनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान यूएसएसआर का राष्ट्राध्यक्ष कौन था? ठीक है, उस समय जो राष्ट्राध्यक्ष था यूएसएसआर का वो कौन था, स्टालिन था। ठीक है, स्टालिन जब बने यूएसएसआर के राष्ट्राध्यक्ष, वो बने थे 1924 से 1953 तक। ठीक है, उस समय बने थे स्टालिन। नेक्स्ट है, यूएसएसआर में किसने गॉस प्लान प्रारंभ किया था? ठीक है, ये जो गॉस प्लान चलाया गया था ये मुख्यतः चलाया गया था रूस में। ठीक है, और जो गॉस प्लान था वो क्या था, वहाँ की पंचवर्षीय योजनाएं थी। ठीक है, और वो किसने चलाई थी, स्टालिन ने चलाई थी। चलिए नेक्स्ट है, यूएसएसआर के विघटन के पश्चात मध्य पूर्व के तेल भंडारों पर किसका प्रभुत्व स्थापित हुआ? ठीक है, जो मिडिल एशिया है और वहाँ पर क्या है, बहुत सारे क्या हैं, संसाधन हैं, किसके, तेल के, पेट्रोलियम के। ठीक है, तो जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो उसके बाद वहाँ पर किसने अपना आधिपत्य, किसने अपना राज प्रारंभ किया, तो वो किया था अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने यहाँ पर अब क्या कर दिया था, बहुत सारे अपने एक तो सैन्य ठिकाने खोल दिए,
साथ ही साथ बहुत ज़्यादा तेल कंपनियां यहाँ पर अपनी स्थापित कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है वारसा पैक्ट कब समाप्त हुआ था? वही वारसा पैक्ट जो हुआ था 1955 में। मैंने अभी आपको बताया कि जो यूएसएसआर संगठन था ये इसका एक सैन्य संगठन था, ये हुआ था 1955 में। अब ये समाप्त किस वर्ष हुआ था? उसी साल जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था 1991 को, 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट है किसे अमेरिका के साथ परमाणु अस्त्रों को कम करने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, अब अमेरिका और जब ये दो गुट थे अमेरिका और यूएसएसआर, तो इनमें कंपटीशन होता था कि किसके पास ज़्यादा परमाणु हथियार हों। ठीक है, इन दोनों में, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर में क्या चलता रहता था? कंपटीशन चलता रहता था। तो जब देखिए आप, तो मिखाइल गोर्बाचेव जब आए सत्ता में, तो इन्होंने क्या किया, जो संसाधन थे रूस के और यूएसएसआर के, उन संसाधनों का पैसा परमाणु हथियारों को बनाने के अलावा कहाँ लगाया? जनता पे लगाया। तो इसीलिए मिखाइल गोर्बाचेव को क्या मिला? नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जन्म कब माना जाता है? ठीक है, जो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो इंटरनेशनल रिलेशन नई तरीके से कब बने थे? शीत युद्ध की समाप्ति पर। ठीक है, जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक नई दुनिया, ठीक है, एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभर के आई। और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि अब देशों ने क्या करा, परमाणु हथियारों को तवज्जो यानी उनको ज़्यादा महत्व देने की बजाय क्या करा, अपना अपना विकास प्रारंभ किया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि पूरे विश्व में सहयोग की भावना को पैदा किया। शांतिपूर्ण जो रहेंगे वो सारे विश्व किस हिसाब से रहेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। अब जिस प्रकार से ये युद्ध चलते थे, शीत युद्ध जो विचारों का युद्ध था, ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे इसमें देश, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। अब क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, सहयोग की भावना करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यूएनओ था, जो यूएनओ है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब यूएनओ का जो प्रमुख कार्य हो गया था वो विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ाना था। ठीक है, नेक्स्ट है साम्यवादी और पूंजीवादी किन राज्यों या देशों को अपनी अपनी ओर करना चाहते थे, जिससे यूरोप में दंगल का अखाड़ा बन गया था? ठीक है, दो गुट थे जब, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। ठीक है, तो एक साम्यवादी गुट था, कौन? यूएसएसआर, और दूसरा गुट था पूंजीवादी अमेरिका। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये दोनों जो ग्रुप थे, ये दोनों जो गुट थे, वो बाल्टिक राज्यों को, ठीक है, बाल्टिक राज्यों को क्या कर रहे थे, अपनी अपनी ओर खींच रहे थे कि जो बाल्टिक स्टेट हैं ये हमारी तरफ आएंगे। तो इसीलिए यूरोप में इन क्षेत्रों को क्या कहा जाने लगा, दंगल का अखाड़ा कहा जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गुटों यानी ब्लॉक में विभाजित विश्व को दो ध्रुवीय विश्व नाम, यानी जो दो गुट थे यूएसएसआर और यूएसए यानी अमेरिका, ये जो दो गुट चले आ रहे थे, इनको दो ध्रुवीय विश्व किसने कहा? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आता है। तो ये कहा एक अंग्रेजी इतिहासकार थे टाइनबी, इन्होंने इसे दो ध्रुवीय विश्व का नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्टिक राज्यों का विलय जबरदस्ती, ठीक है, फोर्सफुली, जबरदस्ती किस देश के साथ किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था रूस के साथ। जो बाल्टिक स्टेट थे वो यूएसएसआर ने खुद ही उसको क्या कर दिया, रूस के साथ जोड़ दिया, जबकि बाल्टिक राज्य ऐसा नहीं चाह रहे थे। बाल्टिक राज्य कौन कौन से, जैसे एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों है ना, तो ये तीनों थे जो नहीं चाहते थे कि हम यूएसएसआर के साथ रहे। इसके बावजूद भी इसे कहाँ रख दिया गया था, रूस के साथ रख दिया गया था। ठीक है, चलिए ये तो थे दो ध्रुवीयता के अंत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उन्हें पता नहीं चल पा रहा है, जैसे कुछ शब्द आ रहे हैं, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि किसे पहली दुनिया कहा जाता है, किसे दूसरी और किसे तीसरी। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पे विश्व का मैप बनाया है, वर्ल्ड मैप, इसके माध्यम से हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, पहला मैंने यहाँ पे देखा है जो उत्तरी अमेरिका, पहला मैंने जो यहाँ पे दिखाया है, कलर करा है, ऑरेंज कलर करा है, इसमें है उत्तरी अमेरिका, कनाडा और जो पश्चिमी यूरोप है, साथ ही साथ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी दिया है। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर के जो करे गए हैं मैप, जो कंट्री ऑरेंज कलर की गई हैं, वो क्या है, ये पश्चिमी गठबंधन है। ठीक है, कौन सा गठबंधन है, पश्चिमी गठबंधन है। और इस गठबंधन का जो नेता था वो कौन था, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, यानी विश्व में दो बड़ी महाशक्तियां थी, उनमें से एक बड़ी महाशक्ति कौन है, अमेरिका। यानी पहली दुनिया में वो देश आएंगे जिसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, और इसमें आएंगे पश्चिमी गठबंधन के देश, चाहे उसमें कनाडा हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, और जितने भी पश्चिम यूरोप के कंट्री थी वो सारी इसमें आएंगी, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दूसरी दुनिया के देश। तो दूसरी दुनिया के जो देश हैं वो यूएसएसआर की कंट्री हैं। ठीक है, जो यूएसएसआर हैं उसके देश हैं और पूर्वी यूरोप के देश हैं। ठीक है, ये क्या है, दूसरी दुनिया के देश, और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, यूएसएसआर, यानी पूर्वी गठबंधन का एक समूह है। यहीं पर अगर आप देख रहे होंगे तो जो सोवियत संघ प्रणाली थी, साम्यवादी जो व्यवस्था थी, उसको फॉलो करता था, उसको मानता था क्यूबा। ठीक है, यहाँ पे एक कंट्री है क्यूबा। ठीक है, और क्यूबा में मिसाइल संकट भी आया था 1962 में, ये वही क्यूबा है। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये दूसरी दुनिया के देश है, जिसका जो मुखिया है वो कौन है, यूएसएसआर। चलिए, अब तीसरा आ जाता है तीसरी दुनिया के देश। तीसरी दुनिया के देश उन देशों को कहा जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1945 में, जब वो समाप्त हुआ, उसके बाद जो देश स्वतंत्र हुए थे, उन देशों को क्या कहा जाता है, तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। उसमें ज़्यादातर देश अगर आप देखेंगे तो एशिया के थे, अफ्रीका के थे और दक्षिण अमेरिका के थे। यानी अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो जो तीसरी दुनिया के देश थे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के भी देश थे। ठीक है, किसके देश थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के भी देश थे। तो ये विश्व 3 दुनियाओं में बंटा था, एक पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया में। तो इसमें कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। जब पहली दुनिया बोला जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहली दुनिया कौन होगा, अमेरिकी नेतृत्व वाले देश होंगे, दूसरे में यूएसएसआर वाले होंगे और तीसरे में गुट निरपेक्ष आंदोलन वाले देश होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इन देशों को पहली दुनिया, दूसरी दुनिया या तीसरी दुनिया क्यों कहा गया। ठीक है, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। तो इनको जो ये नाम दिया गया, इनके विकास के आधार पर दिया गया। ठीक है, जो पहली दुनिया के देश थे ये विकसित देश थे। ठीक है, इनका जो विकास था इन देशों का बहुत अच्छा हो चुका था, तो इनको क्या नाम दिया गया, पहली दुनिया। अब जो दूसरी दुनिया के देश थे जिसमें यूएसएसआर की कंट्री आती हैं, आपको पता है कि जब रूसी क्रांति हुई थी उस समय कितने पिछड़े थे, कितना शोषण यहाँ पर होता था। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे थे, विकसित होने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, ये उस सीमा रेखा में थे जहाँ पर ये विकसित और विकासशील के बीच में थे। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है तीसरी दुनिया के देश। ठीक है, जो तीसरी दुनिया के देश थे, आप सब जानते हैं कि ये नए नए स्वतंत्र हुए थे, इनके पास कोई भी चीज़ें अभी नहीं थी, तो ये हर तरीके से क्या थे, अभी उभर रहे थे। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन से देश आ रहे थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश आ रहे थे। तो ये विकासशील मतलब ये प्रक्रिया में थे, ये स्टार्ट कर रहे थे अभी अपना विकास करना, तो इसलिए इनको कैटेगरी, विकास के आधार पर कैटेगरी की गई पूरे विश्व की, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो विकास के आधार पर। चलिए, तो हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि जो सोवियत संघ के प्रमुख नेता रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं, उनके बारे में है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, ताकि आपके मन में ये नाम इनके बने रहें और इनसे रिलेटेड क्या क्या घटनाएं हुई
वो आप जान सको, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप इसी सब्जेक्ट को अपना फ्यूचर बनाते हैं तो ये आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए, जो यूएसएसआर थे इसके प्रमुख जो नेता हुए हैं हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो पहले नेता बने यूएसएसआर के वो थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे जो यूएसएसआर में बनी थी। नेक्स्ट है 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, ठीक है, इसके बारे में मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसके नेता भी कौन थे? लेनिन थे। चलिए, नेक्स्ट है जब क्रांति हो गई थी, रूस में जब क्रांति हो गई और जब समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना था तो ये सबसे मुश्किल दौर था रूस का, ठीक है। यूएसएसआर का क्या था? ये सबसे मुश्किल दौर था, क्योंकि एक पुरानी व्यवस्था को उखाड़कर एक नई व्यवस्था जब वहाँ पे स्थापित की जाने लगी तो उस दौर को यूएसएसआर और रूस का सबसे मुश्किल दौर माना जाता है, ठीक है। तो उस मुश्किल दौर यानी 1917 से 24 तक ये क्या रहे? यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष रहे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो लेनिन थे वो क्या थे? मार्क्सवाद के बहुत बड़े समर्थक थे, ठीक है। जो कार्ल मार्क्स थे उनके बहुत बड़े समर्थक थे। और कार्ल मार्क्स जो चाहते थे, ठीक, जो कार्ल मार्क्स कहते थे कि मजदूरों का विश्व में शोषण हो रहा है, उन मज़दूरों को एक हो जाना चाहिए, तो इसको वास्तविक धरातल पर यानी जो वास्तविक क्रांति हुई थी, मार्क्स ने तो किताबों में ऐसा कहा था, लेकिन वास्तविक रूप में रियलिटी में जिसने उसको कर दिखाया था वो कौन था? लेनिन था, ठीक है। अब अगर आप यहीं पर देखेंगे तो लेनिन द्वारा ही पहली बार विश्व में, ठीक है, विश्व में पहली बार मजदूरों की सत्ता स्थापित की गई थी। और किसकी कौन सी व्यवस्था स्थापित की थी? समाजवाद, ठीक है। सोवियत संघ में कौन सी व्यवस्था स्थापित की? समाजवाद। तो ये थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। दूसरे नेता थे यूएसएसआर के जोसेफ स्टॉलिन, ठीक है। हम इनके बारे में टू द पॉइंट देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। जो भी इनसे रिलेटेड बातें थी वो हमने वीडियोस में आगे भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे टू द पॉइंट देखेंगे। तो जो जोसेफ स्टॉलिन थे वो लेनिन के उत्तराधिकारी थे, यानी जो लेनिन की विचारधाराएं थी ये इनको बहुत ज़्यादा मानते थे और अगर देखें तो मार्क्सवाद के समर्थक भी थे बहुत बड़े। चलिए, अब ये सोवियत संघ के जब प्रमुख बने, ये बने 1924 से 1953 तक, ठीक है। लेनिन के तुरंत बाद बन गए थे और सोवियत संघ को जो मजबूत किया था, जब सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो गई थी तो उसको व्यवस्था स्थापित तो लेनिन ने की थी, लेकिन उसको मजबूत किसने बनाया था? जोसेफ स्टॉलिन ने बनाया था, ठीक है। वो जो रहे थे 1924 से 1953 के बीच। इन्होंने रूस में क्या करा? बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण किया। रूस और जो सोवियत संघ के और गणराज्य थे यहाँ पे औद्योगिकरण को बहुत तेज़ी से बढ़ाया था। साथ ही साथ समाजवादी जैसे कुछ प्लान चलते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, तो उसी को नाम दिया इन्होंने गॉस प्लान, ठीक है। तो गॉस प्लान जो स्टार्ट करने का श्रेय जाता है रूस में वो स्टॉलिन को ही जाता है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसमें यूएसएसआर की जो कंट्री विजयी हुई थी उसमें श्रेय भी किसको जाता है? स्टॉलिन को जाता है। लेकिन स्टॉलिन ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे सुधारवादी कार्य किया, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा, उनका जो नेचर था वो तानाशाही टाइप का था। अगर कोई उनके विरोध में बोलता था तो वो क्या करते थे? उनके विचारों को कुचल देते थे, उनको, अपने विरोधियों को रास्ते से हटा देते थे। तो इस प्रकार जो उनके एक व्यक्तित्व था वो कैसा था? तानाशाह टाइप का था, ठीक है। नेक्स्ट है निकिता क्रुश्चेव। तीसरे नेता बन के आते हैं यूएसएसआर के निकिता क्रुश्चेव, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। ये स्टॉलिन के तुरंत बाद सत्ता पर बैठे थे 1953 से 1964 तक, ठीक है। और ये स्टॉलिन की जो नेतृत्व करने की एक शैली थी, जो तानाशाही टाइप के स्टॉलिन थे उसके बहुत बड़े आलोचक थे। निकिता क्रुश्चेव कहते थे कि जो एक राष्ट्र का अध्यक्ष प्रमुख होता है वो कभी भी तानाशाह नहीं होना चाहिए। तो क्या थे? ये स्टॉलिन के आलोचक थे। अगर आप देखेंगे तो जो निकिता क्रुश्चेव हैं उनका मानना था कि जो पश्चिमी देश हैं, ठीक है, जो अमेरिका जो समूह है, गठबंधन है,
हम उनके साथ शांतिपूर्ण तरीके से भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके साथ क्या हो, मतभेद हो, हम उनके साथ व्यापार हो, अन्य रिश्ते हों, कैसे रख सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। ये कौन मानता था? निकिता ख्रुश्चेव। अब इनके टाइम पे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, क्यूबा मिसाइल संकट, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं 1962 में। ठीक है, क्या हुई थी? क्यूबा मिसाइल संकट। और उस समय निकिता ख्रुश्चेव ने क्या किया था? अपनी सेना को, यानी यूएसएसआर की जो सेना थी उसको पीछे कर दिया था, यानी युद्ध की स्थिति यहाँ पे बन चुकी थी। तो जो तृतीय विश्व युद्ध होने वाला था क्यूबा मिसाइल संकट के कारण, ठीक है, तो वो युद्ध किसने रोका था? निकिता ख्रुश्चेव ने। और क्यूबा मिसाइल संकट ही शीत युद्ध का एक सबसे बड़ा चरम बिंदु माना जाता है। इस दौरान पे कहा जाने लगा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध होके रहेगा। चलिए नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचोव। तो ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बने। ठीक है, क्या थे ये? अंतिम राष्ट्रपति बने। मैंने आपको पहले भी बताया, अंतिम इसलिए क्योंकि इसके बाद यूएसएसआर का विघटन हो गया था। ठीक है, और कब से कब तक रहे थे ये राष्ट्रपति? 1985 से 1991 तक। ठीक है, इन्होंने दो शब्द दिए थे, एक पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण या पुनर्रचना, और दूसरा ग्लासनोस्त यानी खुलापन। ठीक है, हमने इन पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखें यहाँ पर कई बार छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव की खुलेपन की नीति क्या थी, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो मिखाइल गोर्बाचोव थे वो चाहते थे कि जो व्यक्ति हैं उनको बोलने की स्वतंत्रता मिले। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे उन्हें बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी तो उनके व्यक्तित्व का क्या होगा? विकास होगा। और एक लोकतांत्रिक प्रणाली में जो स्वतंत्रता मिलती है वो भी व्यक्तियों को, नागरिकों को मिलनी चाहिए। साथ ही साथ वो कहते थे कि जो व्यक्ति हैं, जो यूएसएसआर प्रणाली में जो नागरिक हैं और जो व्यक्ति हैं, वो अपना जीवन तो जी रहे हैं लेकिन वो साधारण जीवन था। उनके जो जीवन का स्तर था वो बहुत निम्न था, और यहाँ पर लोग कैसा जीवन चाहते थे? उच्च स्तर चाहते थे अपने जीवन का। तो यही इनका एक खुलेपन की नीति थी कि आप व्यापार के माध्यम से या अपनी जो प्रति व्यक्ति आय है, किसी भी माध्यम से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं। तो जब इन्होंने ये बहुत अच्छी दो कॉन्सेप्ट दिए, पुनर्रचना और खुलापन, तो इसके बाद क्या हुआ? यूएसएसआर में इनका विरोध होने लगा था। विरोध इसलिए हुआ था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो क्या कर रही थी? इनका विरोध कर रही थी। क्योंकि जो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी वो नहीं चाह रही थी कि यूएसएसआर में इस जो विचारधारा है, जो ये समाजवादी, जो ये साम्यवादी विचारधारा है, ये यहाँ पर समाप्त हो और एक नई चीज़ उभर कर आए। कौन सी? जैसे मिखाइल गोर्बाचोव क्या चाहते थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो, है ना। तो ये जो पार्टी थी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इसका मतलब इनको दोषी माना जाता है कि इन्होंने यूएसएसआर का विघटन किया, और कम्युनिस्ट पार्टी ने केवल इनका विरोध किया था। चलिए, साथ ही इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक सुधार भी शुरू किए थे और हथियारों की होड़ कम की थी। वो किस प्रकार से था हमने पीछे देखा था। ठीक है, अफगानिस्तान में जो इनकी सेना थी उसे भी इन्होंने वापस बुलाया था। और आप देख रहे हैं कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में, तो उसमें भी क्या थी? इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है, जो शीत युद्ध की समाप्ति का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? मिखाइल गोर्बाचोव को। ठीक है, नेक्स्ट है, यूएसएसआर के विघटन का इन पर आरोप लगा था। ठीक है, वो किस प्रकार से लगा था ये हम देख चुके हैं कि यूएसएसआर के विघटन का इन पर आरोप लगा था कि इन्हीं की नीतियों के कारण यूएसएसआर का विघटन हुआ था। चलिए, अंतिम नेता देख लेते हैं हम, वो हैं बोरिस येल्तसिन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, ठीक है, और यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन बच गया था? रूस। तो रूस के जो पहले राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, जब यूएसएसआर के पहले राष्ट्रपति पूछे जाएंगे
तो अलग होगा, और जब उसके विघटन के बाद रूस के राष्ट्रपति पूछे जाएंगे तो वो अलग होंगे। कौन? बोरिस येल्तसिन। ठीक है, तो उसके राष्ट्रपति बने ये 1991 से 99 तक। और इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जब साम्यवादी विचारधारा से पूंजीवादी विचारधारा की तरफ ये देश बढ़ रहा था रूस, तो उस समय लोगों को जो परेशानी हुई, लोगों पर जो अत्याचार हुए, तो उस वजह से इसका जो पूरा श्रेय दिया जाता है वो बोरिस को दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे सोवियत संघ और रूस के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष और प्रमुख नेता थे। तो इस प्रकार से आपका जो दो ध्रुवीयता का अंत है वो पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। चाहे आप इसके डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए, आप पूरा हो चुका है। वन लाइनर क्वेश्चन जो टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं वो सारी चीज़ें हम इस पे क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो साथ ही साथ आप क्या करेंगे, वीडियो भी देखते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए। चलिए हम मिलते हैं तब तक एक नेक्स्ट वीडियो में।